हाय गाइस, वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। इसके पहले जो है मेरे चैनल पे पार्ट 4 तक अपलोड हो चुका है, ठीक है। ये जो वीडियो जाएगा पार्ट 5 रहेगा, 2 से 3 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी। इसके पहले जो है आर्ट एंड कल्चर ऑलरेडी 365 का, यानी कि पीटी 365 कंप्लीट हो चुका है आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये भी कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग वन डे एग्जाम फैक्ट्री चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय किल नहीं करेंगे। जल संचय जन भागीदारी, ये कल हम लोग यहाँ से देखने वाले थे, ठीक है। यानी कि जल संचय जल भागीदारी बहुत ही न्यूज में रहा है, तो इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, रिसेंटली यानी हाल ही में गुजरात के सूरत से जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत किया गया, ठीक है। जल संचय जन भागीदारी पहल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? सामुदायिक भागीदारी, स्वामित्व पर विशेष जोर देना, इसके साथ ही जल संरक्षण को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य की बात करें तो सामुदायिक भागीदारी के साथ साथ लगभग 24,800 वर्षा जल संचय करना। कितना? 24,800 वर्षा जल को संचय करना, संरचना का निर्माण करना, ठीक है। इसके साथ ही जिस थोड़ा सा हम छोटा कर दें ताकि पूरा एक स्लैब में टोटल आ जाए। देखो, 24,800 वर्षा जल संचय संरचनाओं का निर्माण करना, जिससे कि राज्य में लंबे समय तक जल पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, ठीक है। गुजरात सरकार की जल संचय पहल की सफलता पर आधारित, जिसमें नागरिकों, स्थानीय निकाय, उद्योग, अन्य हितधारकों सक्रिय भागीदारी के रूप में जल संचय में बेहतरीन परिणाम प्राप्त हुआ है, ठीक है। मंत्रालय आपसे पूछे तो मंत्रालय कौन है? जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? गुजरात के सूरत में, ठीक है। 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जल संचय का भागीदारी का मुख्य विशेषता क्या है। तो भारत की पारंपरिक विश्वास प्रति, अर्थात जल को भगवान के रूप और नदियों को देवी के रूप में मानने का महत्व देना। इसके साथ ही संपूर्ण समाज, समग्र सरकार के दृष्टिकोण पर आधारित। इसमें जल संरक्षण सिर्फ नीतिगत मामला ही नहीं, इसके साथ ही सामाजिक प्रतिबद्धता भी मनाया गया, ठीक है। ये सहयोगात्मक जल प्रबंधन के मौजूदा प्रयास यानी कि जल शक्ति अभियान के कैच द रेन के अनुरूप है, ठीक है। रिसेंटली जो है कैच द रेन यानी कि बारिश के पानी बूंदे को पकड़ो, बारिश के पानी को उसको स्टोरेज करना था, उसको कंजर्वेशन करना था, संरक्षण देना था। तो सेम उसी प्रकार ये है, ठीक है। अन्य संबंधित सुर्खियां, अदर रिलेटेड न्यूज क्या है, इसे भी हम लोग देखेंगे। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन। तो यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन क्या है? आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन में शामिल हो गया है। कौन सा? आइवरी कोस्ट, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन में शामिल हो गया है। सीमा पार जल मार्गों, अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण उपयोग कन्वेंशन कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन की स्थापना की बात करें तो 1992 में हेलसिंकी फिनलैंड में अपनाया गया था और कन्वेंशन जो है 1996 में लागू हुआ था। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी कन्वेंशन है, ठीक है। कन्वेंशन पक्षकारों को 2 या 2 से अधिक देशों के बहने वाली किसी भी नदी के जल उचित और न्याय संगत तरीके से उपयोग करना था, उसका संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करना था। भारत इस कन्वेंशन का पक्षकार नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसकी उत्पत्ति कब हुई? 1992 में हुआ था। लागू कब से हुआ? 1996 में हुआ। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत इस कन्वेंशन में शामिल नहीं है। ये आपको 2-3-4 फैक्ट आपको याद रखना है। सबसे पहले आपसे पूछेगा रिसेंटली जो है कौन इसमें ऐड हुआ है, तो आइवरी कोस्ट, ठीक है। ये कंट्री का नाम है। संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग कन्वेंशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग गैर नौवाहन उपयोग के लिए कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1997 में पाया गया था। सिंधु जल संधि 1960 इसी के अनुरूप है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ई फ्लो मॉनिटरिंग, ठीक है। ई फ्लो मॉनिटरिंग ये क्यों चर्चा में है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, कौन सा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ई फ्लो से इसका मतलब है कि इन्वायरमेंटल फ्लो
यानी कि न्यूनतम प्राकृतिक अपवाह बनाए रखने में यह वास्तव में जल धाराओं यानी कि नदियों में जल का अपवाह इतनी मात्रा में होने से है जिससे कि उसमें मौजूदा वनस्पति जीव अपना पारिस्थितिकी प्राकृतिक कार्य संपन्न कर सकेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे विकसित किया गया है। नमामि गंगे की बात करें तो इसका ये कार्यक्रम गंगा प्रदूषण मुक्त बनाना है और उसकी सफाई वगैरह शामिल करना है, ठीक है, यानी उसको सफाई रखना है, ठीक है। गंगा की सहायक नदियों को भी शामिल इसमें किया गया है। इस सिस्टम के जरिए गंगा यमुना उनकी सहायक नदी जल की गुणवत्ता रियल टाइम आधार पर आकलन किया जा सकेगा। इसके साथ ही केंद्रीय स्तर पर नमामि गंगे कार्यक्रम की गतिविधि को भी निगरानी रखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज जो है ये भी बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार यानी कि नेशनल वाटर अवार्ड क्या है, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। तो सबसे पहले तो याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन बनेगा कि ये तीसरा जल पुरस्कार है। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर करें राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है तीसरा अवार्ड जल राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। नोडल मंत्रालय जो है जल शक्ति मंत्रालय है। ऑप्शन ए और बी दोनों एक सही दो सही दोनों में से कोई सही नहीं या फिर ऐसे आपको दे देगा। तो आपको नोडल मंत्रालय से जल शक्ति है ये तो ठीक है, लेकिन ये 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। ओवरऑल छोटी छोटी जो पॉइंट है पूरा अपने न्यूज तो हम पूरा A to Z हम लोग याद नहीं रख सकते क्योंकि मेन जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है। तो राष्ट्रपति ने कहाँ पे स्टार्ट, तो नई दिल्ली में। कौन सा पुरस्कार है, 5वां पुरस्कार है, ठीक है। नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो जल शक्ति मंत्रालय है। उसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों को बीच जल के महत्व के बारे में जागरूकता करना, यानी कि जल के बारे में पानी के बारे में अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। इसके साथ ही सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। ये पुरस्कार 9 श्रेणियों में दिया जाता है। कितने श्रेणी में दिया जाता है, 9 श्रेणी में। ये सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ स्थानीय निकाय और सर्वश्रेष्ठ स्कूल कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोग संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान स्कूल कॉलेज के अलावा सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज को भी मिलता है। यानी कि टोटल 9 सेक्टरों में दिया जाता है। जो ये सेक्टर है ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय हो गया, स्कूल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उद्योग, जल उपयोगकर्ता, कोई फेडरल है, ठीक है, कोई संघ है, यूनियन है, कोई संस्था है, तो इन सब चीजों को मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो सर्वश्रेष्ठ नागरिक जल पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है। तो उड़ीसा सर्वश्रेष्ठ राज्य इसको मिला है, सूरत के गुजरात को मिला है सर्वश्रेष्ठ ये नेशनल वाटर अवार्ड, ठीक है। यानी कि उड़ीसा सर्वश्रेष्ठ राज्य है नंबर 1 पे, सेकंड जो है सूरत गुजरात का है। तो आपको याद रखना है 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक ऑफ वाटर, ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिकल वाटर। तो ये हम लोग देखें, कह रहा है कि ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर, द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर वैल्यूइंग द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एज ऑफ द ग्लोबल कॉमन गुड रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया गया है। इसकी उत्पत्ति 2 मई 2022 में 2 साल के कार्यकाल के साथ एक स्वतंत्र आयोग के रूप में किया गया था। इसमें शामिल है तो संधारणीय जल संसाधन प्रबंधन पर काम करने वाले स्वतंत्र विभिन्न नीतिगत निर्माता शोधकर्ता ये शामिल है। संयोजक यानी कि कन्वेनिंग इनिशिएटिव की बात करें तो ये आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD के सहयोग से नीदरलैंड की सरकार के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट का मतलब होता है जो कचरा वगैरह रहता है, जो वेस्ट होता है, ठीक है, कचरा वगैरह वो मैनेजमेंट करना, ठीक है, यानी कि प्रबंधन करना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन द केमिकल्स फंड, ठीक है, क्या है ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन द केमिकल फंड, ये क्यों चर्चा में है, तो GFC फंड जो है यानी कि ग्लोबल फ्रेमवर्क केमिकल फंड जो है ये रसायनों और अपशिष्ट के सुरक्षित सतत प्रबंधन को लक्षित करना, ठीक है। यानी कि जो भी रसायन वगैरह से रिलेटेड जो है, कोई वेस्ट है, कोई कचरा है, तो उसको मैनेजमेंट करना, ठीक है, सुरक्षित और सतत प्रबंधन को लक्षित करना। इसके साथ ही अपना पहला प्रोजेक्ट कॉल लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, तो GFC ने। GFC का मतलब ग्लोबल फ्रेमवर्क केमिकल फंड्स, ठीक है।
ये फंड की स्थापना पूछेगा तो स्थापना 2023 में बॉन यानी जर्मनी के बॉन में हुआ था। रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही जीएफसी की वित्तीय तंत्रों की बात करें, वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि जीईएफ, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, जीईएफ का मतलब होता है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, और जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने वाले फंड का पूरक है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की हम लोग बातें करें, एक मिनट थोड़े ऊपर कर दें। उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादों, अपशिष्ट सहित रसायनों के समाधान में द्वीपीय लघु द्वीपीय विकासशील देशों के तथा निम्न और मध्यम आय वाले देशों का समर्थन करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्य स्तर की एक ऐसी परियोजना प्राथमिकता देना जो रसायनों और अपशिष्ट प्रबंधन की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय क्षमताओं को मजबूत करती है। जीएफसी की बात करें तो फंड का कार्यकारी बोर्ड इसके कामकाज को देखरेख करता है और परिचालन संबंधी सभी निर्णय लेता है। प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र से बात करें तो 2 राष्ट्रीय प्रतिनिधि है, सभी दाताओं और योगदानकर्ताओं प्रतिनिधि है। वित्तीय सहायता की बात करें तो चयनित परियोजना, ठीक है, यानी कि सिलेक्टेड प्रोग्राम है, सिलेक्टेड परियोजना है, इसमें रासायनिक और अपशिष्ट होने वाली नुकसान को कम करना। ठीक है, यानी कि जो रसायन वगैरह से रिलेटेड है उसमें उसका जो अपशिष्ट होता है यानी कि जो वेस्ट होता है, कचरा जो होता है, उसके नुकसान को कम करना। ठीक है, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और रक्षा के लिए 3 वर्षों तक 3 लाख से लेकर के 8 लाख अमेरिकी डॉलर तक दिए जाते हैं। स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषण प्रदान किया जा रहा है। जीएफसी जो है, ये जीएफसी के बारे में हम बात करें तो ICCM 5 में अपनाया गया बॉन्ड घोषणा पत्र है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है एक बहुक्षेत्रक समझौता है। इसके तहत 28 लक्ष्यों को एक सेट तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य रसायनों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना। ठीक है, 2035 तक कृषि में अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को खत्म करना। इसके साथ ही रसायन और अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या का समाधान करना इसका। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो रसायन और अपशिष्ट संधारणीय प्रबंधन के अन्य वैश्विक पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन के लिए रणनीतिक और दृष्टिकोण बनाना, ये वैश्विक रणनीतिक फ्रेमवर्क है। इसका उद्देश्य रसायनों के पूरे जीवन चक्र में उनके मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। ठीक है, बेसल कन्वेंशन जो हुआ था उसके तहत यह खतरनाक अपशिष्ट की सीमा पर आवाजाही निपटान को विनियमित करना, रेगुलेट करना, और एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय बेसल कन्वेंशन एक संधि है। स्टॉकहोम कन्वेंशन में मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को जैव प्रदूषण के प्रभाव से लगातार बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ई अपशिष्ट यानी कि ई वेस्ट क्या है। तो ई वेस्ट की हम बात करें, यानी कि ई वेस्ट को शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, समझ लो कि कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, है ना, कोई भी वायर वगैरह, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खराब हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टॉर्च हो गया, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी वगैरह हो गया, तो आप देखते हैं कहीं ना कहीं खराब हो जाता है तो कचरे के तौर पे वो पड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं उसमें का बहुत ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स होता है, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स छोटे छोटे होते हैं जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, क्लाइमेट इफेक्ट पे कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि ई अपशिष्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। ठीक है, तो हाल ही में ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग 2024 जारी किया गया है। इसमें क्या क्या कहा गया है कि ये रिपोर्ट जो है निम्नलिखित साझेदारी के वित्त पोषित के तैयार किया गया है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण अनुसंधान संस्था, सस्टेनेबल साइकिल्स कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय संरचना संघ। ठीक है, इसके साथ ही फाउंडेशन कार्मिंग यानी कि फाउंडेशन कार्मिक रैंक जो है, फॉर्मेशन कार्मिक नैक। ठीक है, ये साइकिल की शुरुआत जो है, ये साइकिल की शुरुआत लगभग 2022 में यूनिटार यानी कि यूनिटार के द्वारा हुआ था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण अनुसंधान संस्था के द्वारा हुआ था। डिवीजन फॉर द प्लैनेट के तहत प्रोग्राम के रूप में हुआ था। इसका मिशन संधारणीय उत्पादन, उपभोग, निपटारा पैटर्न पर विकास को संभव बनाना, संधारणीय समाज को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो
संग्रहण और पुनर्चक्रण, यानी कि जो आप कलेक्ट करते हैं उसको फिर से रिसाइकल कीजिए, उसको फिर से पुनर्चक्रण कीजिए। ये रिपोर्ट 2022 में संग्रहण और पुनर्चक्रण के लगभग 22.3% थी, जो 2030 तक घट करके 20% होने का अनुमान लगाया गया है। क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति उत्पन्न ई अपशिष्ट की बात करें, यानी कि प्रति व्यक्ति, तो ई अपशिष्ट जो है ये यूरोप में सबसे अधिक है। इसके साथ ही ई अपशिष्ट उत्पन्न होता है, इसके बाद ओशिनिया आता है और अमेरिका का स्थान आता है। तो नंबर 1 पे आइए, मेंस में डायरेक्ट आप पॉइंट लिख सकते हैं। नंबर में यूरोप में सबसे ज़्यादा अधिक ई अपशिष्ट होता है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो टोटल उसमें लगभग 29 कंट्री है। 29 कंट्री, कहीं-कहीं 28 भी लिखेगा। तो 29, तो यूरोप में केवल एक छोटा-सा नहीं है। जैसे एशिया है तो एशिया में लगभग 52-53 के समथिंग कंट्री आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, जैसे अफ्रीका नेशन है, ठीक है? अफ्रीका में भी लगभग 52-53 के समथिंग है। एशिया में एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एशिया में कितने नेशंस हैं? आप कमेंट में ज़रूर थोड़ा बताइएगा, ठीक है? तो एक्चुअल क्या है, वैसे ही कहा जा रहा है जैसे अगर कोई कहे कि यूरोप में, तो एक यूरोप में एक कोई कंट्री नहीं है, एक नेशन नहीं है। उसमें जितने भी 29 नेशंस हैं, तो वो सबको इंक्लूड करके कहा जा रहा है, ठीक है? इस दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो ओशिनिया आता है, और तीसरे नंबर पे अमेरिका का स्थान आता है। भारत से जुड़े बिंदु की बात करें, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, यानी कि चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत सर्वाधिक ई अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला, लगभग 4100 अरब किलोग्राम तीसरे नंबर का देश है, ठीक है? यानी भारत और चाइना और अमेरिका की बात करें तो तीसरे नंबर पे आते हैं। ऐसे हम लोग देखें तो यूरोप के बाद ओशिनिया वगैरह आता है, इसके बाद जो है आपका अमेरिका आता है, इसके बाद सीरियल वाइज अगर हम लोग देखें तो चीन आता है, फिर अमेरिका वगैरह, फिर भारत आता है। लेकिन अगर कंपैरिजन ऑफ द अमेरिका की बात करें तो चीन, अमेरिका, थर्ड में भारत आएगा, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ई अपशिष्ट के बारे में, यानी कि जो उसका वेस्ट होता है, इसमें ऐसा सौर फोटोवोल्विक सहित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल होता है जो पुनः उपयोग न करके अपशिष्ट के रूप में त्याग दिया जाता है और विनिर्माण, नवीकरणीय और मरम्मत प्रक्रियाओं से बाहर रखा जाता है। ई अपशिष्ट से प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, यानी कि ई अपशिष्ट मैनेजमेंट की इतना नेसेसरी क्यों है ये, तो कहा जा रहा है कि पर्यावरणीय जोखिम, स्वास्थ्य संबंधी खतरे, पारा, शीशा जैसे 1000 से अधिक विषैले पदार्थ होते हैं और आर्थिक लाभ इसमें जैसे कि सोना जैसी कीमती सामग्रियों की भी प्राप्ति होती है। भारत में ई अपशिष्ट से जुड़ी चुनौतियों की बात करें, अनौपचारिक पुनर्चक्रण, लगभग 85% ई अपशिष्ट का प्रबंधन असंगठित क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। और देखो, ई ई इलेक्ट्रॉनिक ई जो है, ई अपशिष्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज की बात करें तो भारत में हमारे यहाँ इतने बेटर लेवल पे मैनेजमेंट नहीं है। दूसरा, इतने बेटर लेवल पे हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े मशीनरीज नहीं है जो इसे हम लोग रिसाइकिल कर सके, इसे फिर से यूटिलाइज कर सके, ई वेस्टेज को साइड कर सके। हमारे पास बढ़िया तकनीक नहीं है, ठीक है? तो ये कहने का मतलब है। इसके साथ ही ये भारत और अपशिष्ट प्रबंधन की बात करें तो खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग संशोधन नियम 2003 पहली बार ई अपशिष्ट की संरचना के दायरे में स्पष्ट रूप से खतरनाक पदार्थों यानी कि हैजार्डस मटेरियल को शामिल किया गया था। ई अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग के नियम 2011 के अकॉर्डिंग ये अवधारणा को अपनाया गया था। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में निर्माता दायित्व संगठन का अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ ही ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसका उद्देश्य जो है व्यवस्था के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। और ई अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम जो है, द्वितीय संशोधन नियम 2023 में, इसमें प्रमुख प्रावधानों को निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है इसमें, इसे हानिकारक पदार्थों की कमी करने से संबंधित छूट के बारे में अधिक स्पष्टता प्रदान किया गया है। इसमें ईपीआर प्रमाण पत्र तैयार करने वाले कन्वर्जन फैक्टर निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही निर्माताओं के द्वारा प्रशीतन यानी कि प्रशीतन रिफ्रिजेंट की बात हो रहा है, रिफ्रिजेंट, ठीक है, रिफ्रिजेंट प्रबंधन करने का दायित्व सौंपा गया है। ई अपशिष्ट प्रबंधन की हम बात करें तो संशोधन नियम 2024 इसके
प्रमुख प्रावधान को शामिल है, जैसे कि रिटर्न या फिर रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा छूट है। इसके साथ ही विनिर्माता, निर्माता, नवी नवीकरणकर्ता यानी कि रिफर्बिशमेंट। रिफर्बिशमेंट का मतलब होता है कि सपोज करो कि कोई पुराना फ़ोन है या पुराना कंप्यूटर है, पुराना लैपटॉप है, तो उसमें जो वो मान लो कि खराब हो चुका है, लेकिन उसको कुछ-कुछ पार्ट्स चेंज करके और फिर से पुनः नया बना दिया जाएगा, तो उसको रिफर्बिशमेंट बोलते हैं, ठीक है? पुनर्चक्रण रिसाइकल के लिए 9 महीने की छूट प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार जो है प्रमाण पत्रों के विनियमन हस्ताक्षर के लिए एक या अधिक प्लेटफॉर्म की स्थापना की जा सकती है। इसके साथ ही ईपीआर प्रमाण पत्र विनियमन मूल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निर्धारित उच्चतम और न्यूनतम कीमतों के बीच होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी में प्रगति इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ई अपशिष्ट से धातुओं और प्लास्टिक की पुनर्प्राप्ति के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित किया है। नेक्स्ट हम लोग देखें, कह रहे हैं कि ई अपशिष्ट की मात्रा को नियंत्रित की गई वैश्विक पहल क्या है? बेसल कन्वेंशन। ये कन्वेंशन वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य क्या है? ई अपशिष्ट सहित देशों के बीच खतरनाक अपशिष्ट स्थानांतरण को कम करना। वैश्विक ई अपशिष्ट सांख्यिकी साझेदारी हुआ था। इसमें दुनिया भर में ई अपशिष्ट संबंधी डेटा निगरानी और रिपोर्टिंग के सुधार लाने के लिए इसमें जोर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, संयुक्त प्रयास, ये सब ने मिलकर प्रयास किया है। ई अपशिष्ट चुनौती की बात करें, ई वेस्ट चैलेंजेस क्या है, तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को संभव बनाना। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस एक ऐसा समाधान है, एक ऐसा साधन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग उद्योगों में पर्यावरणीय के रूप में अनुकूल एक मिनट अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि विस्तारित उत्पादकता दायित्व। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, द ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक पार्टनरशिप, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैटरी अपशिष्ट यानी कि बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। जैसे कि बैटरी वगैरह मान लो कि खराब वराब हो गया है यानी कि कचरा है, तो उसका मैनेजमेंट के बारे में दिया है, यानी बहुत ही न्यूज में है। तो बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीबीसी जो है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, ये बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के तहत इस नियमों का पालन न करने की स्थिति में सीपीसीबी जो है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अपशिष्ट बैटरी के नवीकरणीय और पुनर्चक्रण में शामिल उत्पादों और संस्थाओं पर पर्यावरणीय लगाव व वसूल कर सकता है। प्रदूषणकर्ता के द्वारा भुगतान सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आपूर्ति की जाएगी। पंजीकरण के बिना गतिविधि की संचालित करने वाले संस्थाओं पर पंजीकृत संस्थाओं के द्वारा गलत सूचना प्रदान करने, जानबूझकर के तथ्यों को छिपा देने पर भी यानी कि पेनाल्टी वगैरह लगेगा, चार्ज लगेगा। ये नियम के तहत निर्धारित विस्तार उत्पादन उत्तरदायित्व लक्ष्यों की जिम्मेदारी बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाने वाले उत्पादकों पर भी आरोपित किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईपीआर का अर्थ क्या है। तो ईपीआर का अर्थ है एक ऐसी बैटरी निर्माता यह जिम्मेदारी होती है कि अपशिष्ट बैटरी वेस्ट बैटरी पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त दायित्व जो है पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने से बैटरी निर्माता को इन नियमों के तहत निर्धारित दायित्व से छूट नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए किसी वर्ष में विशेष में पूरी नहीं की गई है संबंध बाध्यताओं को अगले वर्ष के लिए कैरिड फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसका निर्देश क्या है उस पर हम लोग एक नजर देख ले। तो पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कर यानी कि टैक्स है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एक टैक्स है, इसको दो व्यवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। वो क्या क्या है? पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कर व्यवस्था एक में इसके तहत पर्यावरणीय कर यानी कि धातु और लेड एसिड, लिथियम आयन अन्य बैक्टीरियो के लिए है, ठीक है? इस संबंधों में लक्ष्यों को पूरा न करने वाले निर्माताओं पर लागू किया जाएगा। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति या फिर कर व्यवस्था 2 के तहत इस अपशिष्ट प्रबंधन
नियम 2022 पालन न करने की स्थिति में किसी भी संस्था पर आवेदन शुल्क के आधार पर पर्यावरणीय कर लगाया जाएगा। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है कवरेज इन नियमों के तहत सभी प्रकार के बैटरियों को लाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इसके साथ ही बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी, औद्योगिक बैटरी, ये सभी शामिल है। ये नियम विस्तारित उत्पादन उत्तरदायित्व को भी निर्धारित करता है और ये इस उत्तरदायित्व के तहत ये उत्पाद अपशिष्ट बैटरी का संग्रहण, पुनर्चक्रण और नवीनीकरण सुनिश्चित करना है। यानी कि कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जो भी बैटरी पोर्टेबल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर ऑटोमोटिव बैटरी हो, औद्योगिक बैटरी हो, कोई भी हो, यदि अगर वो वेस्टेज है तो उसे पुनर्चक्रण के लिए यानी कि उसे फिर से ई वेस्ट को यानी कि रिफर्बिशमेंट किया जाएगा और उसे फिर से नया करके और फिर मार्केट में लिया जाएगा। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन भी डिसाइडेड किया गया है, उसके लिए जो है मानक भी उसका डिसाइड हुआ है कि सपोज करो कि अगर कोई रूल रेगुलेशन है फॉलो नहीं करता है तो पेनाल्टी देना होगा। ये सारी बातें इसमें मेंशन है, ठीक है। ये लक्ष्य को पूरा न करने पर लगाई गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत के सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। एक सिद्धांत है जिसके अनुसार प्रदूषण फैलाने वाले को ही उसके प्रबंधन की लागत वहन करनी होगी। देख रहे हैं, यानी कि यदि अगर आप पोल्यूशन फैला रहे हैं, उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं सीपीसीबी के अकॉर्डिंग, तो आपको लागत वहन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकता है। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक बैटरियों की बात करें तो 2030-31 तक 20% रिसाइकलिंग का लक्ष्य रखा गया है और ये लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए बैटरी उत्पादनों में पुनर्नवीनीकरण सामग्री उपयोग के लिए अनिवार्य चरणबद्ध लक्ष्य लागू किया गया है। तो गाइज ये जो है एज इट इज आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है बहुत ही चर्चा में है, इस पे हम लोग डिस्कशन कर ले। प्रदूषण के अन्य प्रकार यानी कि अदर टाइप ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण बहुत ही चर्चा में है, इस पे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि प्लास्टिक प्रदूषण जो है, प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति क्या है, तो यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वर्ष 2000 से लेकर 2019 में वार्षिक प्लास्टिक उत्पादन बढ़कर के 2 गुना हो गया। कब से? 2000 से लेकर 2019 तक, यानी 19 सालों में 2 गुना हो चुका है प्लास्टिक प्रदूषण। कह रहे हैं प्लास्टिक उत्पादन में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। भारत इस साल 5.5 मिलियन टन सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन किया है, यानी कि भारत जो है पूरे विश्व भर में 3rd नंबर पे आता है प्लास्टिक प्रदूषण में। इस साल जो है हर साल भारत 5.5 मिलियन टन सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि ई वेस्ट यानी कि अपशिष्ट उत्पन्न करता है, कचरा उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्लास्टिक के सबसे आम प्रकार और उनका उपयोग क्या है, तो पॉलीथीन, टेरिफ्थेलैट, पेय पदार्थ की बोतलें, इसके साथ ही उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, डिटर्जेंट की बोतलें भी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर विनाइल प्लम्बिंग पाइप वगैरह भी है। इसके साथ ही कम घनत्व वाली पॉलीथिलीन बल्ब रैप, पॉलीप्रोपिलाइन स्ट्रॉ भी है। इसके साथ ही पॉलीस्टाइन या फिर स्टायरोफोम उत्पादन की पैकेजिंग भी है, ठीक है। प्लास्टिक में इस्तेमाल से होने वाली रासायनिक और मानव उन पर प्रभाव क्या है, ठीक है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तरल और वाष्प रूप से विनाइल क्लोराइड क्या है, विनाइल क्लोराइड मोनोमरल लीवर और मस्तिष्क कैंसर को जोखिम बढ़ा सकता है, यानी कि मस्तिष्क कैंसर हो सकते हैं, लीवर डैमेजेज हो सकते हैं इन सब चीजों से। बेंजीन और ब्यूटाडीन से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा हो सकता है, ये एक बीमारी है, ठीक है। स्टायरिन न्यूरोटॉक्सिक है और ये एक संभावित मानव कार्सिनोजेन है, ठीक है। बिस्फेनाइल ए बीपीए एक उपकार का रसायन है जिसका उपयोग पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए
प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू की गई पहले कौन कौन सी पहल है? वैश्विक स्तर पे हम लोग बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रियो प्लस 20 यानी कि रियो 20 जो सम्मेलन हुआ था, शिखर बैठक 2012 में हुआ था, जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड द मरीन लिटरेचर लॉन्च किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने 1973 में जहाजों से प्रदूषण को रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन मारपोल को अपनाया गया था। इसके साथ ही बेसल कन्वेंशन भी आया था, जो प्लास्टिक कचरा सहित खतरनाक अपशिष्ट को आवाजाही और निपटान को नियमित किया जा सके। काउंटर मेजर 2 परियोजना भी लाया गया था। यूएनईपी प्लास्टिक पहल भी लाया गया था। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी कि यूएनईए ने एक प्लास्टिक पॉल्यूशन नामक से एक संकल्प को अपनाया था। और ग्लोलीटर ये नॉर्वे सरकार के द्वारा इनिशिएटिव है। आईएमओ एफएओ फाओ के बीच एक परियोजना है। इसका लक्ष्य जो है समुद्र में मौजूद प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना। अपशिष्टों और अन्य पदार्थों की डंपिंग के द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर कन्वेंशन 1972 को लागू किया गया था। इसे लंदन कन्वेंशन भी कहा जाता है। भारत में शुरू की गई पहल, भारत में क्या क्या शुरू की गई यानी कि भारत के द्वारा इनिशिएटिव क्या है, कौन कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए प्लास्टिक पोल्यूशन को? तो कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो सबसे पहले एक्ट कौन सा है? 1986 है, ये याद रखना है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 जो लाया गया था, ये प्लास्टिक वगैरह प्रदूषण को कंट्रोल करना। 2022 से कुछ चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्लास्टिक उत्पादन के लिए विस्तारित उत्पादन उत्तरदायित्व को प्रावधान किया गया था। अनप्लास्टिक कलेक्टिव पहल शुरू किया गया था। भारत उद्योग परिसंघ सीसीआई, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया द्वारा स्थापित पहल है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा प्रोजेक्ट रिप्लान रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम द नेचर शुरू किया गया था। लाइव मिशन भी लाया गया था। प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, कप्स, प्लेट सहित एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके साथ बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और प्लास्टिक मुक्त भारत जैसे अभियान भी चलाया गया था। गाइस, अगर हम बताएं, आपको पता है उस समय 2022 में जो आप न्यूज़ वगैरह डेली फॉलो करते हैं तो आप सभी को पता है 2022 में जो सिंगल यूज प्लास्टिक लाया गया था, तो कहा गया था कि 1 जुलाई से पूरे भारत में 1 जुलाई से जो है भारत में प्लास्टिक जो है बैन है। बहुत जगह छापा मारा गया था, आप सब जान रहे हैं, बहुत जगह बहुत सारे लोग, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसके बाद बस रह गया। इसके बाद उस पर बैन वैन नहीं लगा, सिर्फ ये एक्ट पास हो जाता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो ज़रूरत क्या है? इम्प्लीमेंट करना। आप कितना, जैसे कि आप पढ़ने के लिए रूटीन तो बना लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत अपने भारत में यही है, एक्ट पास हो जाता है लेकिन उस पर कुछ काम नहीं हो पाता है, यही दिक्कत की चीज़ है। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्लास्टिक की बात करें तो माइक्रो प्लास्टिक जो है क्यों न्यूज में है, तो एक अध्ययन में मनुष्यों और कुत्तों के वृषण कोष यानी कि टेस्टिकल्स में माइक्रो प्लास्टिक का मौजूदा का पता लगा है। माइक्रो प्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम लंबाई के छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं और ये मनुष्य सहित सभी जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक की निम्नलिखित 2 श्रेणी क्या क्या है? तो प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक जो है ये व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, जो छोटे प्लास्टिक कण होते हैं, और ये उदाहरण के लिए जैसे सौंदर्य प्रसाधन, टूथपेस्ट हो गया, प्रयुक्त माइक्रो बिट्स हो गया। ठीक है, इसके साथ ही परिधानों और अन्य प्रकार के वस्त्र उत्पादन, मछली पकड़ने के जाल से निकलने के लिए माइक्रो फाइबर हो गया। सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक की बात करें तो ये कण जो कि पानी की बोतल जैसे बड़े बड़े आकार के प्लास्टिक उत्पादन का क्षरण होता है, ये उत्पन्न करता है। ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक के प्रभाव यानी कि इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। समुद्री जीव को गलती से अगर अंदर भोजन के समझ करके खा लिया, निगल लिया, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही विषाक्त सिद्ध हो सकता है यानी जहरीला सिद्ध हो सकता है, संपूर्ण खाद्य श्रृंखला को नुकसान पहुंचा सकता है। मानव स्वास्थ्य जोखिम की हम बात करें तो मानव यानी कि वजन, मानव का जो है यानी कि ह्यूमन का वजन बढ़ना, इंसुलिन प्रतिरोधक हो सकता है, प्रजनन स्वास्थ्य में गिरावट आएगा, कैंसर जैसी बीमारियां के कारण हो सकता है। ठीक है, इससे पहले माइक्रोप्लास्टिक मानव रक्त, फेफड़े, स्तन के दूध और प्लेनजेंटा में भी पाए गए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे। तो प्लास्टिक ओवरशूट डे ये भी बहुत ही न्यूज में रहा है, तो इस पे हम लोग बातें करेंगे। कह रहा है कि अर्थ एक्शन ने प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 के शीर्ष रिपोर्ट जारी किए हैं। तो वो क्या क्या रिपोर्ट है उसमें हम लोग देखते हैं। कह रहा है तिथि को प्लास्टिक ओवरशूट यानी कि ये एक निर्धारित किया गया है कि प्लास्टिक शूट डे जो है यानी प्लास्टिक ओवरशूट दिवस के रूप में चिन्हित किया जाएगा, और जिस दिन प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा इन्हें प्रतिबंधित करने में विश्व की क्षमता को कहीं अधिक हो जाती है, इसे पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। ये किसी भी कु ये किसी भी देश के लिए कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक है, यानी कि मिस मैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स है। इसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। MWI जो है यानी कि मिस मैनेजमेंट वेस्ट वेस्ट इंडेक्स अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता प्लास्टिक खपत के बीच का अंतर है। भारत जो है MWI बहुत अधिक, ये 68.62% है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें पारा प्रदूषण यानी कि मरकरी पोल्यूशन क्या है, ये भी बहुत न्यूज में है। कह रहा है UNEP ने यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में स्वास्थ्य देखभाल परियोजना में पारा आधारित मापन यंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए 134 मिलियन डॉलर की लागत की पहल शुरू किया है। ठीक है। यानी कि एक योजना लाया है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो पारा जो है यानी कि मरकरी आधारित थर्मामीटर सिग्मो मैनोमीटर का उपयोग प्रति वर्ष 20% की दर से कम करना और पारे का रिसाव को कम करना, पारा युक्त चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन में सुधार करना, इसके साथ ही सटीक क्याफती सुरक्षित पारा मुक्त विकल्प अपनाने को प्रोत्साहित करना। सदस्य देश जो है अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोन्टेग्रो और युगांडा है। वित्त पोषण की हम लोग बात करें तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल जो है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी वित्त पोषित है। इस क्रियान्वयन की बात करें तो WHO इसका परियोजना क्रियान्वयन करेगा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ये काम करेगा। नेक्स्ट है पारे यानी मरकरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पारा जो है एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है। ये वायु जल और मृदा में पाया जाता है। ठीक है। कहाँ कहाँ, वायु जल और मृदा, यानी कि हवा में भी, जल में भी, और मृदा सॉइल यानी कि मिट्टी में भी। ठीक है। एक एकमात्र धातु है जो कि सामान्य तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि ये जो है रूम टेम्परेचर पर भी तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। ये एक अस्थाई जैव संचयी यानी कि बायो एक्यूमुलेटिव विषाक्त प्रदूषण है। सभी मनुष्य किसी न किसी तरीके से अल्प मात्रा में निम्न स्तर में पारो का अंतर्ग्रहण इनटेक कर लेता है। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दैनिक साप्ताहिक मिथाइल मरकरी मरकरी के इनटेक के लिए सुरक्षित स्तर स्थापित किया है, और इन स्तरों को सुरक्षित या फिर स्वास्थ्य के लिए बड़े जोखिम से रहित माना जाता है। सोने की खदान की बात करें, सोने की खदान कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र ज्वालामुखी उदार आदि से उदार वगैरह होता है। इसके इफेक्ट क्या है, तो ये तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, थायराइड और लीवर, फेफड़े, किडनी, प्रतिरक्षा प्रणाली, आंख, मसूड़े, त्वचा विषाक्त प्रभाव डाल सकता है, यानी कि इसका इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है। लीवर खराब हो सकता है, फेफड़े खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है, आंखों में जलस आ सकता है, मसूड़ा वगैरह में प्रॉब्लम हो सकता है, त्वचा पे इफेक्ट दिखेगा, ये सारा है। मिनी माता रोग तंत्रिका संबंधी क्रॉनिकल बीमारी की अगर हम बात करें तो ये जो है रोग मिथाइल मरकरी के कारण होता है, जो कि विविध औद्योगिक उपयोगों वाले भारी धातु है। पर्यावरण में मुक्त किए जाने वाली ये पानी में जमा तलछट से निक्षेपित हो जाता है, जिसके कारण ये तलछट यानी तलछट बोलते हैं, जो नीचे वाले जो पोर्शन होता है उसमें जम जाता है और विषाक्त मिथाइल मरकरी में परिवर्तन हो जाता है, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पारे पर मिनी माता अभिशमय। ठीक है। कन्वेंशन क्या है, तो 2013 में कुमामोटा जापान में अपनाया गया था और ये 2017 में लागू हुआ था। ये मानव स्वास्थ्य पर्यावरण को पारे की प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संबंधी है। इस अभिशमय नाम का उस जापानी शहर मिनीमाता के नाम पर रखा गया है, जो कि मिनीमाता रोग का केंद्र है। इसका उद्देश्य क्या है, तो पारों की नई खदानों पर प्रतिबंध लगाना, पारे की मौजूदा खदानों में खनन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, उत्पादों, प्रक्रियाओं और पारे का उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, कम करना। भारत ने 2018 में इसकी अपशिष्ट रेटिफाई किया था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो बहुत ही चर्चा में रहा है, अस्थाई कार्बन प्रदूषण यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या है। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP के नेतृत्व में
दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषण पर एक व्यापक वैश्विक अध्ययन जारी किया गया है और इस अध्ययन का वित्त पोषित वैश्विक पर्यावरण सुविधा ने किया था। अध्ययन से मुख्य बिंदु की अगर हम लोग बात करें तो 2004 से वैश्विक स्तर पर की गई विनियामक कार्रवाई के कारण 12 दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषण के उपयोग गिरावट दर्ज किया गया है। ह्यूमन मिल्क यानी कि माता का दूध, इसके बाद शैंपल्स, सिंथेटिक कीटनाशक, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोथेन की मात्रा 2004 से 70% से अधिक की कमी दर्ज किया गया। Sorry guys. वेट गाइस, थोड़ी सी पानी पी लें। सॉरी फॉर दैट गाइज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीओपीएस की जगह लाए गए रसायनों और उच्च सांद्रता भी पाई गई है। इसके साथ ही रसायनों के दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषण के गुणों के समान गुण होने के कारण इन्हें भी प्रतिबंध कर दिया गया है। उदाहरण के लिए पर एंड पॉलीफ्लोर पॉलीफ्लोरो एल पॉलीफ्लोरो एल्किल्स सब्सटेंस, ठीक है। ये अस्थायी कार्बन प्रदूषक यानी पर्सिस्ट और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के बारे में अगर हम लोग बातें करें, यानी पीओपी जो है एक कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थ है जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कीटनाशक, औद्योगिक रसायन हो गया, औद्योगिक प्रक्रिया के अवांछित उपोत्पाद हो गया। ये फोटोलिटिक जैविक रासायनिक क्षरण का प्रतिरोध करते हैं। उदाहरण के लिए डाइल्ड्रीन, एड्रीन, हेप्टाक्लोर। मुख्य भौतिक रसायन गुण की बात करें, ये हैलोजन युक्त होते हैं और पानी में कम घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये लिपिड वसा तेल में घुलनशील होता है और इनका जो है यह गुण सजीव प्राणियों में इनमें जैव संचय को बढ़ावा देता है, यानी कि शरीर में रसायनों से संचित होते हैं। ये अर्धवाष्पशील प्रकृति के होते हैं। ये गुण उन्हें वायुमंडल में लंबी दूरी परिवहन में सक्षम बनाता है और फिर ये वायुमंडल में वंचित हो जाते हैं। पीओपीएस के दुष्प्रभाव की बात करें, इफेक्ट की बात करें, ये रसायन कैंसर, लीवर नुकसान, प्रजनन क्षमता में कमी वगैरह के कारण बनते हैं। इसके साथ ही ये अंतःस्रावी प्रक्रिया बाधित कर देता है। इसके साथ ही अस्थमा, थायराइड रोगों को जोखिम बढ़ा देता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में हम लोग बात करें तो ये पीओपीएस पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, 2001 में अपनाया गया था और ये जो है 2004 में लागू हुआ था। भारत ने 2006 में स्टॉकहोम कन्वेंशन की अभिपुष्टि की थी और केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के तहत दीर्घ अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण नियमावली 2018 का विनियमन अधिसूचना किया गया था। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की बात करें तो ये कन्वेंशन के लिए नामित अंतरिम वित्त मंत्र है, ठीक है। भारत इसमें 2006 में शामिल हुआ था, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुर्खियों में रहे प्रदूषण यानी कि पॉल्यूटेंट इन न्यूज, ठीक है। तो कह रहा है कि ये देखथल क्या है, डीसीपीए यानी कि डेक्थल, और ये डेक्टल क्या है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने खरपतवार नाशी कीटनाशक डाईमेथिल तेरेफ्थेलेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए ये चर्चा में है। कीटनाशक को डीसीपीए या फिर देखथल के नाम से जाना जाता है। ये देखथल आखिर होता क्या है तो ये खरपतवार नाशी का उपयोग ब्रोकली, ब्रेसिल्स, स्प्राउटस, गोभी, प्याज जैसी फसलों की खेती में किया जाता है। इसे संपर्क में आने वाले भ्रूण से अल्प वजनी, कम मस्तिष्क विकास करने वाले, कम आईक्यू वाले बच्चों को जन्म की संभावना रहती है। ऐसे बच्चा बाद में मोटर स्किल्स में कमी की समस्या से पीड़ित हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज जो है ये भी बहुत चर्चा में है तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। बिस्फेनॉल क्या है तो ये विश्व में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। इसके
यानी यूएनईपी के अंतर्गत ये वार्ताएं आयोजित की जा रही है। इन वार्ताओं में प्लास्टिक पैकेजिंग में बिस्फेनाइल ए जैसे हानिकारक रसायनों का उपयोग का मुद्दा शामिल है। बिस्फेनाइल ए के बारे में हम बात करें तो ये रासायनिक मुख्य रूप से पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और एपॉक्सी रेजिन के उत्पादन में किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का उपयोग अक्सर उन कंटेनरों में किया जाता है जो खाद्य और पेय पदार्थों को संग्रहित करता है। एपॉक्सी रेजिन का बात करें, एपॉक्सी रेजिन का धातु उत्पादन जैसे कि फूड कैंस, बोतल के भीतर कैंटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त भ्रूण, शिशुओं और बच्चों को मस्तिष्क व प्रोस्टेट ग्रंथि भी हानिकारक रूप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट न्यूज जो है ये कह रहा है कि पर एंड पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्किलिक यानी कि पर एंड फ्लोरोएल्किलिक सब्सटेंस के बारे में कह रहा है। यह एक नए शोध से पता चला है कि यानी कि इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, पीएफएस के संपर्क में आंत में माइक्रो बायोटा में व्यवधान पैदा हो सकता है जिससे किडनी की कार्यप्रणाली खराब हो सकती है। इसके बारे में हम लोग बातें करें यानी कि पॉलीफ्लोरो एल्किल के बारे में बात करें तो ये अक्सर फॉर एवर केमिकल कहा जाता है क्योंकि ये रसायन पर्यावरण मानव शरीर में बने रहने के कारण ये विखंडन प्रक्रिया काफी धीमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यानी कि पीएफएस मानव निर्मित रसायन जिनका उपयोग रोजमर्रा के उत्पादों में किया जाता है। नॉन स्टिक कुकवेयर है, वाटर रिपेलेंट वस्त्र, दाग प्रतिरोध वस्त्र है, कालीन, कुछ सौंदर्य प्रसाधन और अग्निशमन फोम है। पीएफएस की बात करें, संपर्क में आने से हृदय रोग, कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। वर्तमान में पीएफएस की 3 उप समूह यानी स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत औद्योगिक रूप से सूचीबद्ध है। सुर्खियों में रही शब्दावली की हम लोग बात कर ले तो कह रहा है मृदा अम्लीकरण यानी कि सॉइल जो है एक्सिडिफिकेशन क्या है, ये एक अध्ययन के अनुसार अम्लीकरण की वजह से भारतीय मृदा 3.3 बिलियन टन आवश्यक कार्बन नष्ट हो सकता है। मृदा अम्लीकरण यानी कि सॉइल एसिडिफिकेशन की बात हम लोग करें तो मृदा अम्लीकरण, सॉइल एसिडिफिकेशन, ये जो है वास्तव में समय के साथ साथ मृदा का पीएच मान होना है। मृदा अम्लीकरण को बढ़ाने वाले कारक अमोनिया युक्त उर्वरक, मृदा में नाइट्रोजन की लिंचिंग, निछालन, जब कार्बनिक अवशेष को विघटन होता है तब वे मृदा में कार्बनिक अम्ल निर्मुक्त हो सकते हैं। पौधों की जड़ें जब सक्रिय विकास चरण होती है तब ये मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निर्मुक्त करती है और इसे परिणाम स्वरूप मृदा का कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। मृदा अम्लीकरण के प्रभाव की बात करें तो मृदा अजैविक कार्बन नुकसान, सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब्स की हानि, एल्युमिनियम विषाक्तता में वृद्धि और रोग जनन कवक वृद्धि हो सकता है। पोषक तत्वों की उपलब्धता में कमी आ सकती है। अम्लीय मृदा का प्रबंधन क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, लाइमिंग ऊपरी खेती योग्य मृदा की परत चुना, जिप्सम डोलोमाइट का उपयोग किया जाना चाहिए। औद्योगिक उप उत्पादों का उपयोग करना, चीनी मिलों से प्रेस मड और लौह इस्पात उद्योगों से धातु मड, स्लैग यानी कि सीमेंट निर्माण संयंत्रों से फ्लू डस्ट आदि का उपयोग किया जा सकता है। गन्ना, केला जैसी अम्ल सहिष्णु फलें उगानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायो कवर। ये एक शब्द है, बायो कवर क्यों चर्चा में है तो इसमें अगर हम लोग बातें करें तो बायो कवर जो है कह रहा है कि बायो कवर जो है बायो कवर के बारे में कह रहा है कि यह हालिया अध्ययन ने पुरानी हालिया अध्ययन ने पुरानी डंप साइट जहां के अपशिष्ट डाला जाता है ये धीरे धीरे हो रहा है मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एक संधारणीय अप्रोच प्रस्तुत करता है और ये बायो कवर नाम दिया गया है, एक माइक्रोबियल मीथेन ऑक्सीकरण प्रणाली है। ठीक है, बायो कवर के बारे में हम बात करें तो बायो कवर एक छिद्रपूर्ण मटेरियल की परत होती है जिसे कि सीधे लैंडफिल यानी कि डस्ट साइट्स के शीर्ष पर रखा जाता है और ये साथ ही इसके बाद मैच्योर कंपोस्ट की ऑक्सीकारक परत को ढक दिया जाता है। ये मिथोनोट्रोफिक मीथेन का उपयोग करने वाले बैक्टीरिया का विकास बायोफिल्टर्स के रूप में कार्य करने के लिए
इष्टतम स्थिति प्रदान करता है और ये मीथेन CO2 परिवर्तन करके मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। संभावित उपयोग सड़क निर्माण, भूमि सुधार वगैरह भी रहता है इसमें, यानी कि संभावित इसका उपयोग कहाँ-कहाँ किया जा सकता है? सड़क निर्माण, भूमि सुधार, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रास हॉपर इफेक्ट। ग्रास हॉपर इफेक्ट जो है, ग्रास हॉपर इफेक्ट क्या है ये हम लोग देख लें। देखिए, ग्रास हॉपर जो है, ग्रास हॉपर इफेक्ट आर्कटिक और प्लास्टिक संकट, पेट्रो रसायन उद्योग से स्वास्थ्य, मानवाधिकार और देशज भूमि को विषाक्त खतरा रिपोर्ट में ग्रास हॉपर इफेक्ट के बारे में चर्चा हुआ है। ये रिपोर्ट अलास्का कम्युनिटी एक्शन ऑन द टॉक्सिस इंटरनेशनल पॉल्यूटेंट्स एलिमिनेशन नेटवर्क जारी किया है। ये इसकी अगर हम लोग बात करें तो IPEN जो क्या है, तो एक वैश्विक नेटवर्क है। इसका लक्ष्य विषाक्तता मुक्त भविष्य के लिए एक वैश्विक आंदोलन तैयार करना, ठीक है? इसके साथ ही ग्रॉस हॉपर इफेक्ट के बारे में बात करें तो दुनिया भर से निर्मुक्त होने वाली प्लास्टिक विषाक्त रसायन आर्कटिक में जमा हो रहे आर्कटिक और हीमोस्फेरिक सिंक बनता जा रहा है। इस विषाक्तता कणों को ग्लोबल ग्लोबल डिस्टिलेशन या फिर ग्रॉस इफेक्ट नामक प्रक्रिया के माध्यम से वायु, समुद्री धाराओं, निर्मित आकांक्षों से अंटार्कटिका क्षेत्र ले जाया जाता है, ठीक है? विषाक्तता रसायन आर्कटिक के पर्यावरण, लोग स्वास्थ्य के लिए खतरा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो पॉली एरोमैचिक हाइड्रोकार्बन से कैंसर व हृदय रोग वगैरह हो सकता है। बिस्फेनॉल से मोटापा और कैंसर होने की खतरा हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग न्यूज देखते हैं जो बहुत ही चर्चा में है। तो कह रहा है एक्वेटिक डीऑक्सी डीऑक्सीजनेशन, ठीक है? एक्वेटिक डीऑक्सीनेशन एंड द डीऑक्सीनेशन प्लानिटरी, ठीक है? प्लेनेटरी बाउंड्री, ठीक है? तो ये क्यों चर्चा में है? तो विशेषज्ञों ने एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन को एक नई नई ग्रहीय सीमा के रूप में मान्यता देने का मत प्रकट किया है। अ, डी ये जो है एक्वेटिक एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन के बारे में हम बात करें तो ये वास्तव में एक समुद्री तटीय जल में ऑक्सीजन की मात्रा समग्र गिरावट है। ऐसा तब होता है जब ऑक्सीजन की खपत ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति आपूर्ति को अधिक हो जाती है। एक्वेटिक डीऑक्सीनेशन को ग्रहीय सीमा के रूप में मानने के लिए जिम्मेदार कारण है। ग्रीन हाउस गैस जैसे हो गया, इसके कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग, तापमान में वृद्धि, जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाता है। इसके अलावा समुद्र की गर्म सतह वाले परतें ऑक्सीजन को समुद्र गहराई जाने से रोकती है। इसे गहरे समुद्र जल ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। सुपोषण यूट्रोफिकेशन की बात कह रहा है। किस जल निकाय में मानव जनित स्रोतों जैसे कि कृषि से पोषक तत्व के अत्यधिक जमाव, शैवालों का विकास होता है और उसमें ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव की बात करें, समुद्र में डेड जोन की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। महासागरीय हाइपो हाइपोस हाइपोक्सिया प्रभाव उत्पन्न हो सकता है और पर्यावास संपीड़न यानी कि हैबिटेट कंप्रेशन, समुद्री खाद जल में परिवर्तन हो सकता है। पृथ्वी की जलवायु के विनियमन और मॉड्यूलेशन हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि ग्रहीय सीमाएं यानी कि प्लेनेटरी बाउंड्रीज क्या है? तो ग्रहीय सीमाएं जो है ये पृथ्वी प्रणाली पर मानव जनित गतिविधियों को प्रभाव प्रभाव की सीमाओं का वर्णन करने के लिए एक फ्रेमवर्क है। ये सीमाओं का उल्लंघन होने पर पर्यावरणीय स्व विनियामक करने में असमर्थ हो जाता है और 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज में जलवायु परिवर्तन, जीवमंडल की अखंडता, भूमि प्रणाली परिवर्तन, ताजे जल की परिवर्तन, जैव भू रासायनिक प्रवाहन, नवीन घटक, समताप मंडलीय ओजोन परत का क्षरण, वायुमंडलीय एरोसॉल लीडिंग और महासागर का अम्लीकरण शामिल है। ये प्लेनेटरी बाउंड्रीज मानव और मानवता को जीवन सहायता प्रदान करती है। इनकी सीमा में रहते हुए मानव और उसकी आने वाली पीढ़ियां विकसित हो सकती है, वह फल फूल सकता है। और हालिया अध्ययनों के अनुसार 9 में से 6 प्लेनेटरी बाउंड्रीज को मानव जनित गतिविधियों के कारण उल्लंघन हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ ये चर्चा में है। तो एक अनुसंधान में बताया गया है कि कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ का विस्तार हुआ है। ये समुद्र की वह गहराई है जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट की जल सतह से आपूर्ति की दर इसके घुलने की दर के बराबर होता है। गहरे समुद्र में नीचे की तलछट की बात करें, कार्बोनेट कणों की आपूर्ति जल सतह पर पाए जाने वाले पल पलवकों की मृत्यु हो सकती है। पलवक कैल्शियम कार्बोनेट
खोल निर्मुक्त करते हैं। जब ये खोल एक निश्चित गहराई लगभग 4000 मीटर तक समुद्र के नीचे चले जाते हैं, तब वे जल घुलना आरंभ हो जाता है। ऐसा बढ़ते दाब, घटते तापमान और घुली हुई CO2 की बढ़ती हुई मात्रा के परिणाम स्वरूप समुद्री जल का कैल्शियम कार्बोनेट के संबंध में असंतृप्त हो जाने के कारण होता है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ, ठीक है। CaCO3 का संचय हो रहा है और CH3 का प्रोडक्शन, और यहाँ पे ये जब घुलता है तो तेजी से घुलने के कारण अस्त्रीकृत संतारण आइसोक्लाइन वगैरह ये सब यहाँ देख सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है न्यूज में कह रहा है कि हाइड्रोजेल हाइड्रोजेल क्यों चर्चा में है। भारतीय विज्ञान संस्था ने पानी में माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए नया हाइड्रोजेल डिजाइन किया है। हाइड्रोजेल एक अनोखा इंटरवाइड हाइड्रोजेल जो है एक अनोखा इंटरवाइड पॉलीमर नेटवर्क है और ये माइक्रोप्लास्टिक का बंध बना करके पैरा बैगनी यानी कि यूवी रेंज प्रकाश विकिरण का उपयोग करके उनका क्षरण कर सकता है। हाइड्रोजेल से 3 अलग-अलग पॉलीमर परतें होते हैं जैसे कि चिटोशन, पॉलीविनाइल एल्कोहल, पॉलीएनिलीन उपयोग हाइजीन प्रोडक्शन में, टूथपेस्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में, कॉन्टैक्ट्स लेंस, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, औद्योगिक इस ये क्या है स्नेहक एयर कंडीशन, ये पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, अजीब सा लिखा हुआ है, स्नेहक ही शायद लग रहा है, स्त्रेहक स्नेहक, आई डोंट नो एग्जैक्टली। एयर कंडीशन है, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है गाइज इतना ये पूरा न्यूज में जो रहा हम लोग कवर किए। कल हम लोग बायोप्लास्टिक, स्टील, स्लैग, थोड़ी थोड़ी और है ये भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ से हम लोग को देखना है स्टील स्लैग, ठीक है। पेज हम देख ले कितने नंबर पे हैं, 78 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। बहुत जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 2-3 दिन और लगेगा, जल्दी जल्दी फाइनल कर लेंगे एंड फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। मन लगा के पढ़ते रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचाइए, ये आप लोग की जिम्मेदारी है, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय।